नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो रही पावन चारधाम यात्रा को लेकर NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हमारे मेडिकल अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है और इस बार हम चारों धामों में कुल 102 स्वास्थ्य मित्र तैनात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम 25 MRP यानी मेडिकल रिफिल पोस्ट लगा रहे हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मित्र, फार्मासिस्ट और मेडिकल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र भी लगाए जाते हैं, जो 102 की संख्या में इस बार NHM द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार MRPs भी लग रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिलाओं की मौतों की संख्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हाई रिस्क प्रेग्नेंसी को चिन्हित करने पर काम किया जा रहा है, जिसे लेकर देहरादून में के CMO डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कुछ समय पहले जिला स्तरीय बैठक की। इस बात पर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के लिए हमने सभी ब्लॉक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी ANM सेंटरों में ग्लूकोमीटर के साथ सभी जरूरी उपकरण रखे जाएं। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि अब जो ANM सेंटर है उसमें BP इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जाँच करने का जो एल्बुमिन जाँच करते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी को मेमोरी में चीज़ें नहीं रहती है, तो वो डिस्प्ले रहेंगी तो लगातार उनको याद रहेंगी चीज़ें। तो जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको जो है, जो हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उनके चेकअप भी हम जो हाई रिस्क होते हैं, पूरे NCP में 6 चेकअप का प्रोविज़न है, वो भी हम उनको प्रोवाइड कराएँगे। और साथ में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको समय से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करेंगे। और अगर कोई ऐसी जगह पे रहती है कि उनका तुरंत जो है डिलीवरी के समय पे आना संभव नहीं है, तो उनको पहले से ही वहाँ ला करके अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, और ताकि समय से उनकी जो डिलीवरी हो सके और एकदम डिलीवरी के समय पे कोई पैनिक की स्थिति ना बने। उत्तराखंड प्रदेश के कई जिलों से अपनी गंगा सम्मान यात्रा कर वापस देहरादून लौटे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने HNN संवाददाता से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा को लेकर सत्ता के लोगों की बौखलाहट देखने को मिल रही है। हकीकत यह है कि गंगा यात्रा के दौरान नदी घाटियों की जो शोषण हुआ है, उनके परिवेश को नष्ट किया जा रहा है। नमामि गंगे की जो विफलता भी यात्रा के दौरान जाहिर हुई है, उसकी ओर हम ध्यान आकर्षित किए रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बहुत। सर, गंगा सम्मान यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के सरकार तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, कैसे देखते हैं? उनकी बौखलाहट है। हकीकत यह है, गंगा यात्रा के जरिए जो है नदी घाटियों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, उस शोषण, वहाँ के परिवेश को नष्ट किया जा रहा है, उसकी तरफ हमने ध्यान आकर्षित किया है। और नमामि गंगे की विफलता भी इस यात्रा के दौरान जाहिर हुई है, वो उसके भी हमने शॉट्स लिए हैं और हम रख रहे हैं। और एक अद्भुत बात है कि गंगोत्री के लिए जो यात्रा के कठिन मुकाम वो थे जिनमें पिछली बार जाम लगा था, इस बार वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। अभी जब मैं लौट करके आया हूँ इधर को, तब मुझे वहाँ से लोग सूचित कर रहे हैं कि अब जो है NIH ने वहाँ काम शुरू कर रखा है चौड़ीकरण का। यात्रा सर वो बैठी हुई है, तब आपको चौड़ीकरण की याद आ रही है। उन सड़कों के कुछ जगहों पे वहाँ पार्क नहीं बना रखे हैं इन्होंने, पार्किंग प्लेस
कोई नया डेवलप नहीं किया है, और सड़क में गड्ढे बहुत है, उससे यात्रा बाधित होगी। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुल मिलाकर के पिछले साल के ही पैटर्न पर यात्रा को ला रहे हैं, और ये चिंता का विषय है। आप भी कल जो है जाम में फंसे थे, ऋषिकेश से लौटते वक्त आपने वीडियो जारी किया था। हाँ, जाम बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति, बाप रे। यदि किस तरीके क्या इमेज हमारे लिए लेकर के लोग जा रहे होंगे। और हमने देखिए, हर साल हम बात करते हैं, लेकिन सड़कों की कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं रहे हैं। कोई समांतर दूसरी निकासी मार्ग भी नहीं बना रहे। दुनिया भर के तेज़ वाहन आकर के देहरादून आ जा रहे हैं, या हल्द्वानी आ जा रहे हैं, या दूसरे ऋषिकेश आ जा रहे हैं, और वो सब जाम की स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। तो ये जब तक आपके पास प्रबंधन न हो इसका ट्रैफिक का, और साथ साथ रोडों की कैपेसिटी इत्यादि न बढ़ाएं, तो काम यही स्थिति भुगतनी पड़ेगी। ये तो गला घोंटू जाम है और चिंताजनक है। रिस्पना और बिंदाल नदी को लेकर आपने जो है मौन व्रत रखा, आगे की क्या रूपरेखा है? हमारी सरकार ने 2016 में एक कानून बनाया था जो सर्वसम्मत पारित हुआ था। वो था मलिन बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, बिंदाल रिस्पना में भी है और भी राज्य भर में है, उनको मालिकाना हक देने का। 1000 लोगों को तो मालिकाना हक हमने यहाँ प्रदान किए थे, उसके वो विकसित किए थे, प्रोसेस भी स्टार्ट करती थी, लेकिन इन्होंने उसके बाद काम ही नहीं किया, उसमें कुछ काम ही नहीं किया। अब बिंदाल और रिस्पना के ऊपर एलिवेटेड रोड के नाम पर लोगों के घरों पर चिन्ह लगा रहे हैं, और लोगों में बड़ा दहशत का वातावरण है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं। वर्ष 15 साल 20 साल से बिजली के बिल दे रहे हैं लोग, पानी के बिल दे रहे हैं, और अचानक आप आज कह रहे हो कि हमको ज़रूरत है, तुम हटो। कहाँ जाएंगे भैया? घर उनका हक है, वो हक दीजिए, लाइए, आवाज़ दीजिए। हमारा संविधान कहता है सब देनी है, आप दीजिए वैकल्पिक, तब उनको हटाइए, तब चिन्ह लगाइए। आपने डरा करके रख दिया लोगों को, और इसीलिए मैंने आज मौन व्रत रखा। और मैं तब करूँगा गांधी जी की मूर्ति में मई में कि भरी दोपहरी को जितनी देर भी बैठ सकूँगा मैं तब करूँगा। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो है आप लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो है अगर ईडी की बात करें तो ईडी ने राहुल गांधी को भी समन भेज दिया, उधर उनको भी भेज दिया, लगातार समन पर समन भेजे जा रहे हैं। फेस करेंगे। बिल्कुल झूठा केस है, बिल्कुल फ्रॉड है। जिस कंपनी का एक नया पैसे का कोई लेन देन अभी तक हुआ ही नहीं है, जो नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई है, जब रुपये का आदान प्रदान ही नहीं हो तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी? तो ईडी साहब कहाँ से आ गए? यदि किसी दावे को लेकर के आपको कुछ करना है तो सिविल सूट होगा, लेकिन आप सिविल सूट के बजाय जो है आप क्रिमिनल सूट, और वो भी ईडी को लाना चाहते हैं। ये हैरेसमेंट है, क्लियर कट हैरेसमेंट है। जिस कंपनी ने अभी तक एक नया पैसे का लेन देन नहीं किया, और कंपनी की जो नई नेचर है वो भी नॉन प्रॉफिटेबल नेचर की है, और उससे कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा किसी को, कोई उससे पैसा निकाल नहीं सकता, कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, DATA नहीं ले सकता डायरेक्टर इत्यादि में। तो वो तो केवल नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों को और हमारे नवजीवन कौमी आवाज़ के कर्मचारियों को उनके देयकों के भुगतान आदि के लिए ये सब किया गया। और आप उसमें यदि मान लिया आपको कुछ खामी नज़र आती है तो आप सिविल सूट फाइल करिए। आपने एक क्रिमिनल सूट के जरिए आप केवल नेहरू गांधी परिवार को हैरेस करना चाहते हैं। जुमे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आपने एक पोस्ट डाली थी, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कोई बयान नहीं दिया, अगर ऐसा है तो सामने लाइए, मैं 10 लाख का इनाम भी दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एक लेटर जारी किया, आपकी जो कमलेश समन वो लेटर शो कर रही है। एक सत्ता तो 10 तरीके की लेटर जारी कर सकते हैं। और देखिए, ये छुट्टियाँ लेटर से नहीं होती हैं, छुट्टियाँ नोटिफिकेशन से होती हैं। लेटर वाले से ही पूछे ना, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन से होती है। नोटिफिकेशन दिखाएं, कहाँ है नोटिफिकेशन? और कोई स्कूल कॉलेज, मैं कहता हूँ कि सारा उत्तराखंड ने कान और बुद्धि विवेक सब गिरवी रख दी है भाजपा के पास। कहीं तो दिखाइए मुझको, किसी हाई स्कूल में, किसी इंटर कॉलेज में, किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी और कार्यालय में, किसी VLW के ग्राम सेवा अधिकारियों के कार्यालय में, कहीं तो किसी ब्लॉक में कहीं तो छुट्टी हुई होगी। यदि कहीं छुट्टी हुई है
हम 2017 में हमारे आदेश से उस तथाकथित आदेश जिसकी वो बात कर रहे हैं 2016-17 में, हमको दिखाइए कोई यहाँ छुट्टी हुई है और हम स्वीकार करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ करके माफ़ी मांगेंगे। अब तो मैंने कह दिया तुम प्रमाण दो। तो पहले तो मैं राजनीति त्यागने की बात कर रहा था, अब तो मैं कह रहा हूँ दुनिया त्यागने के लिए तैयार हूँ। भाजपा के लोगों, यदि तुम में ईमानदारी है कुछ भी, और मैं तो उत्तराखंड के लोगों से भी कह रहा हूँ, नहीं तो इनको फटकारिए ये झूठे लब्बार लोगों को। हाँ, ऐसी झूठे, कोई जिसकी मर्जी आ रही है। कोई मैं पंचिंग बॉक्स हूँ उत्तराखंड का कि जो चाहेगा मुझ पर मुक्के मार लेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी, जिन्होंने तमाम विषय पर अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी अजीत भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN 24/7 देहरादून। उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुसार फेरी समिति के बैठक के निर्णय को लागू किया गया, जिसके तहत हरिद्वार में मेयर किरण जैसल ने रेहड़ी पटरी और वेंडिंग जोन के स्ट्रीट वेंडर्स लाभार्थियों को फेरी व्यवसाय प्रमाण पहचान पत्र और लाइसेंस मुहैया कराया। अरसे से मैं स्ट्रीट वेंडर को लीगलाइज करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको संविधान का अधिकार मिलना चाहिए, और क्योंकि वो भी एक स्वरोजगारी है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फुटपाथ पर कारोबार करके खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करने के बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसको किसी प्रकार का सरकार का कोई संरक्षण नहीं मिलता। तो ये प्रक्रिया सभी नगर निगमों में है, लेकिन हरिद्वार नगर निगम में ये व्यवस्था नहीं थी। तो आज हमने जो है मेयर साहब से जो है इसका शुभारंभ कराया है। तमाम रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस आज वितरित किए गए हैं। ऐसा है, हमारे हरिद्वार में यातायात की बहुत ही मतलब असुविधा है। ये रेहड़ी पटरी वालों का ज़्यादा ही मतलब यातायात के सड़कों पर ज़्यादा फैलाव रहता है, जिससे यातायात में हमें बहुत असुविधा होती है। बाहर से यात्री आते हैं तो उसमें बहुत असुविधा होती है। तो हमने आज निगम के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, इसमें जो संजय चोपड़ा जी हैं उनके द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था और हमारे संज्ञान में लाए। तो हमने रेहड़ी पटरी वालों को आज लाइसेंस बांटे हैं, जिससे कि हमारी यातायात व्यवस्था में कोई मतलब वो कोई परेशानी मत हो, और जो हमारे और जो एक्स्ट्रा जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनको मतलब हम इस चीज़ पे रोक लगाई जाए, और जिसके लाइसेंस हो वही रेहड़ी पटरी अपना वहाँ पर रेहड़ी जोन में लगाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर रेलवे स्टेशन पर अपेक्षित रेलगाड़ियों के नियमित ठहराव और बहादुरपुर रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री को प्रस्ताव सौंपा। दरअसल लोकसभा सांसद ने हाल ही में लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण कर कई सुविधाओं का अभाव पाया था, जहां मीडिया प्रतिनिधि की ओर से ज्ञापन के जरिए गंभीर विषय मानकर सांसद ने विशेष प्रस्ताव तैयार किया। वहीं उत्तराखंड पहुंचे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को उन्होंने विशेष प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें बहादुरपुर की फाटक पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण और रेलवे स्टेशन पर अपेक्षित रेलगाड़ियों के नियमित ठहराव समेत अन्य बिंदु शामिल किए गए हैं। अब जल्द ही दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर सांसद की ओर से आगे की कार्रवाई का अनुरोध भी किया जाएगा। मुझे प्रस्ताव दिए थे लक्सर को लेकर के, एक फ्लाईओवर को लेकर के, कुछ देहरादून जिले का जो रायवाला हमारा क्षेत्र है वहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर के, कुछ ट्रेन को लेकर कुछ प्रस्ताव थे। वो सारी मेरी माननीय मंत्री से बात हुई है और अभी मैं बहुत जल्दी उनको जाकर मिलूँगा और उन पर आगे कार्रवाई के लिए उनसे अनुरोध करूँगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।